त्योहारों और शादियों का मौसम आते ही गिफ्ट्स लेने और देने का दौर शुरू हो जाता है। दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से लोगों को खूब गिफ्ट्स मिलते हैं। यहाँ तक कि जहां आप काम करते हैं वहां से भी गिफ्ट और बोनस मिलता है। वहीं सवाल यह भी उठता है कि शादी के मौके पर मिले गिफ्ट्स पर भी क्या इनकम टैक्स देना होता है? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। यह असल में इस बात पर निर्भर करता है कि गिफ्ट किससे, कब और किसे मिला है। आप ये सोच सकते हैं कि क्या आपके परिवार के मेंबर्स से मिले गिफ्ट टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। अच्छी बात यह है कि रिश्तेदारों से मिले उपहार इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स फ्री हैं, लेकिन आपको यह जानना होगा कि कानून के तहत वास्तव में रिश्तेदार कौन है, मतलब रिलेटिव की परिभाषा क्या है। तो जिन गिफ्ट्स पर टैक्सेशन के नियम हैं उनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। गिफ्ट्स पर टैक्स किस तरह लगता है और किस सिचुएशन में ये टैक्स फ्री होते हैं, ये जानकारी भी होना काफी जरूरी है। तो आज नवभारत टाइम्स पर अपने स्पेशल प्रोग्राम धन की बात में गिफ्ट पर लगने वाले इनकम टैक्स के नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे और करेंगे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कमलेश कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत। आप रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी के टैक्सेशन पार्टनर हैं। और मेरे साथ शिशिर चौरसिया जी, हमारे नवभारत टाइम्स डिजिटल के बिजनेस एडिटर। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर जी, इतना कंफ्यूजिंग ये टॉपिक है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कहां से इसकी शुरुआत हो। सबसे पहले तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ये बताइए कि गिफ्ट किसको, गिफ्ट की परिभाषा क्या, इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक गिफ्ट की क्या परिभाषा है? देखिए, हम लोग बताइए जी नहीं, हम लोग नॉर्मली होता क्या है कि घर में परिवार में बच्चों को पैसे दे देते हैं। दुर्गा पूजा आया, दिवाली आया, पटाखे के लिए 1000 रुपए, 2000, 5000 जो दे दिए। तो क्या ये भी गिफ्ट है या गिफ्ट की कोई परिभाषा है? देखिए सर, आपको जो भी गिफ्ट की ऐसा कोई यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है कि गिफ्ट क्या है। बट जो गिफ्ट है, जब कभी भी कोई भी एसेट ट्रांसफर होती है विदाउट कंसिडरेशन, जिसके एवज में कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई भी एसेट, चाहे कैश हो, बैंक बैलेंस हो या प्रॉपर्टी हो, ज्वेलरी हो, म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, कुछ भी जिसके एवज में आप कुछ पैसे कंसिडरेशन के रूप में चार्ज नहीं करते, उस सब जी, शादी ब्याह में, जन्मदिन पे, कुछ भी आप किसी को, क्योंकि आप कोई गिफ्ट देते हो, इसका मतलब है कि इन कंसिडरेशन आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर आप कुछ कहीं किसी को पैसे देते हैं तो आप उसके एक्सपेक्ट में या तो सर्विस या कुछ गुड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे मिलेगा। बट गिफ्ट के केस में वन वे है, एक तरफ से पैसा जाता है या प्रॉपर्टी जाती है, दूसरे तरफ से उसके एवज में कुछ नहीं आता। तो ये गिफ्ट है सर, जिसके अंदर कोई पैसे, कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सर जी। तो ये जैसे हमने माना कि त्योहार आया है, आप गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ, गए कुछ लेके गए। आमतौर पे मिठाइयाँ लेके जाते हैं या कोई कीमती सामान लेके जाते हैं। आपके बच्चे का जन्मदिन है, उसी में कोई कीमती सामान, कोई आजकल गहनों का चलन चल गया है, कुछ कीमती सामान देते हैं। तो क्या ये गिफ्ट माना जाएगा या नॉर्मल माना जाएगा? और गिफ्ट माना जाएगा तो क्या टैक्स लगेगा? तब देखिए, पहली बात तो ये गिफ्ट है, चाहे वो जन्मदिन पे दिया गया हो या किसी फेस्टिवल पे, चाहे दिवाली, होली, कभी भी आपने किसी कुछ भी दिया है, वो गिफ्ट माना जाएगा, क्योंकि आपने इस विदाउट कंसिडरेशन दिया है, कुछ आपने एक्सपेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन नॉर्मली देते हैं, रिलेशन मेंटेन करने के लिए देते हैं। एम्प्लॉयर भी कई बार अपने एम्प्लॉय को देता है, पड़ोसी को देता है, रिश्तेदार तो देते ही हैं कि रिश्तेदार देते हैं, या कोई दोस्त यार, सब कोई भी किसी को गिफ्ट कर सकता है ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो ये सबके सब गिफ्ट होती है। और रही बात टैक्सेशन, हाँ, सबके लिए टैक्सेशन का मायने अलग अलग है। ये डिपेंड करता है कौन गिफ्ट कर रहा है, किसको मिल रहा है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, टैक्स उस पर निर्भर करता है। तो ये कैसे डिपेंड करता है कि क्या टैक्स के दायरे में आया है, कौन दे रहा है तो वो टैक्स के दायरे में आएगा, और कौन दे रहे हैं जो टैक्स के दायरे में नहीं आएगा सर? और इसकी लिमिट भी होती है क्या? हाँ, देखिए सर, ऐसा है, इनकम टैक्स एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन दे रखी है। हु इज अ रिलेटिव? अगर आप रिलेटिव से पैसे, गिफ्ट कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं,
वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मगर अगर आपने उस रिलेटिव के अलावा किसी और से आपने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है तो वो आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा, अगर वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता। और आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई लिमिट है? हाँ, लिमिट इज 50,000 रुपीज है। अगर आपने 50,000 से नीचे के गिफ्ट रिसीव करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अप टू 50,000 इन ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है सर। जी सर, यहाँ ये सवाल उठता है कि कैश की लिमिट क्रॉस हो गई तो हमें क्या टैक्स देना होगा, और टैक्स देना होगा तो कितना टैक्स देना होगा, कैसे उसका कैलकुलेशन होगा? अगर किसी ने कैश गिफ्ट किया है जी, कैश अमाउंट, तो मैंने कहा उसकी लिमिट 50,000 रुपए है। अगर आपने से एग्जांपल 60,000, 70,000, 80,000 रुपए गिफ्ट कर रिसीव किया या दिया, जिसको टैक्स उसको लगेगा जिसको रिसीव हुआ है। तो अगर किसी ने किसी के बर्थडे पे 60,000 रुपए रिसीव हो गया है तो इनकम, जबकि अगर वो 50,000 तक होता तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स था, लेकिन वो 50,000 से ज्यादा रिसीव कर लिया, से एग्जांपल 60,000 कर लिया, तो 60,000 उसकी इनकम मानी जाएगी और इस इनकम पे उसको टैक्स देना पड़ेगा 60,000 के ऊपर। शादियों में भी सर फिर ये लागू होता है क्या? नहीं, ये एक्सेप्शंस हैं कुछ केसेस में कि जहां पे गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। उसमें शादी एक इनकम टैक्स में प्रोवाइजो है कि अगर मैरिज के टाइम पे कोई भी गिफ्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो रिलेटिव दे रहा है या नॉन रिलेटिव दे रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या, जैसे शादी मान लिया जाए 1 अक्टूबर को हुई और कोई उसको कोई शेयर सर्टिफिकेट या कोई म्यूचुअल फंड नवंबर में दिसंबर में ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं शादी में शादी का गिफ्ट है, तो ये कैसे, ये शादी का ही गिफ्ट माना जाएगा या नहीं? सर देखिए, एक रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, प्रूफ करना पड़ेगा, जिसे मैरिज से लिंक करता है। तो आपने क्या गिफ्ट करते, गिफ्ट डीड बनाया क्या गिफ्ट शादी के वाले दिन? एक दिन 2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद तो समझ में आता है, बट आपने एक रीजनेबल टाइम के अंदर अगर नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मली क्या आदमी शादी से पहले 1-2 दिन पहले गिफ्ट करता है, तो वो वैलिडेट करता है, डिपार्टमेंट को हमें वैलिडेशन करने में आसानी होती है कि सर ये शादी के समय गिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में शादी है, 1-2 अक्टूबर की शादी है और आप नवंबर में दिसंबर में करते हैं, तो वो समझाना बहुत मुश्किल है कि भाई आपने एक्चुअलिटी में गिफ्ट किया है ऑन द मैरिज के ऊपर। तो ये ऐसा होता है कि जैसे किसी की शादी है, मैं एक बड़े राजनीतिज्ञ की बात आई थी हमारे सामने, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बड़े परिवार की बहू बनी थी वो लड़की, तो उसके चाचा ने 5 बीघे जमीन उसको गिफ्ट की थी। 5 बीघे जमीन की उस समय तो बोल दिया कि शादी में बोल दिया कि 5 बीघे जमीन तुम्हारी, लेकिन उसको गिफ्ट डीड बनाते बनाते देरी हो गई। बाद में हुआ क्या था, वो लड़की जिसको वो गिफ्ट मिला था उसने बेच दी थी जमीन, तो फिर उसके चाचा को पता चला कि वो जमीन बेच दी है, तो वो जमीन फिर वापस उन्होंने जिनको बेची थी उनसे खरीद के फिर से वापस उन्हीं के नाम वो गिफ्ट डीड बना के दे दिया और रजिस्ट्री के कागजात भिजवा दिया। और उसने अपनी भतीजी को ये भी लिख के भेजा कि उपहार में मिली चीज की बिक्री नहीं की जाती। तो ऐसे मामले में क्या होगा, क्या लगेगा टैक्स? देखिए सर, आपने जो ट्रांजेक्शन समझाई है वो दूसरी ट्रांजेक्शन हो गई। देखो, जो दूसरी बार ट्रांजेक्शन की है वो किसी भी तरीके से शादी से लिंक नहीं करता। अच्छा, ठीक है, जो दूसरी ट्रांजेक्शन हुई है। लेकिन हम पहले ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अगर शादी में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, कुछ कानूनी अड़चन की वजह से या ड्राफ्टिंग करने के लिए कई बार डीड विद ड्राफ्ट टाइम लग गया, अगर ये आप वैलिडेट कर देते हो अपनी बात को, बोनाफाइडली आप इस बात को डिपार्टमेंट को कल को केस लगता है, अगर हम सेटिस्फाई करते तो वो वैलिडेट हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा शादी के आसपास जो रीजनेबल होता है टाइम, क्योंकि आदमी शादी को गिफ्ट करता है। जब भी हम शादी को अटेंड करने जाते हैं, नॉर्मली 1-2 दिन पहले इस बात की तैयारी कर लेते हैं कि मुझे गिफ्ट देना है। 2 महीने बाद, 1 महीने बाद नॉर्मली कोई गिफ्ट देता नहीं है। तो आप अपनी बात, जमीन जायदाद है, आप गिफ्ट की बात बोल दिए, ठीक है,
लेकिन सर उसको हफ्ता रजिस्ट्री 10 के दिन वक्त तो उसको, उस लड़की या लड़के को भी तो रहना जरूरी है, तभी तो रजिस्ट्री होगी जायदाद की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, कोई रीजन है, जस्टिफाइबल रीजन है, तो ठीक है। हम्म, अगर आपके पास जस्टिफाइबल रीजन है, सपोज करो कि शादी होते ही वो चले गए हम्म, इंडिया से बाहर या कहीं चले गए, हनीमून पे चले गए, और वो नहीं अपने रजिस्ट्री के टाइम में अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब आए तो वो वैलिडेशन हो जाएगा ना सर। तो वो लेकिन माना अब आप जाएगा गिफ्ट अवेलेबल में। हैं और फिर भी नहीं जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमें सेटिस्फाई करना है कि हाँ, ये जो प्रॉपर्टी मिली है, जो गिफ्ट मिला है, वो ड्यू टू द मैरिज मिला है, मैरिज के वेकेशन में मिला हुआ है। जी। सर एक सवाल ये भी है कि जैसे कोई रिश्तेदार विदेश में रहते हैं और वो शादी अटेंड करने नहीं आ पाए, लेकिन कन्यादान या बाकी और तरह का गिफ्ट उन्होंने शादी के दौरान अगर दिया, विदेशी मुद्रा में दिया, हाँ। या मौजूदगी में अपनी फिजिकल प्रेजेंस में भी उन्होंने इंडिया में मैरिज अटेंड करते वक्त विदेशी मुद्रा में कन्यादान किया, वो किस दायरे में आएगा सर? सर देखिए, कैलकुलेशन सेम है, ट्रीटमेंट सेम है। अगर आपको चाहे फॉरेन करेंसी में पैसा मिल रहा है या इंडियन करेंसी में पैसा मिल रहा है, डिपेंड करता है दे कौन रहा है, लेने और देने वालों के बीच के रिलेशन क्या है, क्या वो रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं या नहीं कवर हो रहे हैं। अगर वो रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर है तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, अगर वो रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं कवर होते हैं तो वो टैक्सेबल है। लेकिन फिर मैं बताऊं, अगर शादी के टाइम में दिया गया तो किसी भी तरीके कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो रिलेटिव है या नहीं है। तो एक बार सर आप रिलेटिव की परिभाषा भी बता दें, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक रिलेटिव कौन कौन माना जाता है? सर देखिए, उसमें रिलेटिव की जो डेफिनेशन दी हुई है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब क्या क्या शामिल हो सकते हैं। एक तो जो असेसी है खुद है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, जैसे उसकी स्पाउस यानी उसकी वाइफ, वाइफ है द हस्बैंड, हस्बैंड है द वाइफ, जो भी है, यानी खुद असेसी और उसका स्पाउस, प्लस उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्लस उसके फादर के ब्रदर एंड सिस्टर, पेरेंट्स तो है ही हैं, दोनों के पेरेंट्स शामिल हैं, पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर भी शामिल हैं, और जो लीगल असेंडेंट डिसेंडेंट होते हैं, जो कि वंशज होते हैं हमारे, जैसे दादा, फादर, पोता, इस क्रम में ऊपर से नीचे कभी भी कितने भी आप फंड ट्रांसफर करो, गिफ्ट करो, लेन देन करो, ये सब के सब रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आते हैं। इनके अलावा इनके जो वाइफ स्पाउस इंक्लूड है। अगर मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ कि किसी चाचा हैं, वो गिफ्ट कर रहे हैं, तो चाची भी कर सकती है, चाची कर रही है तो चाचा भी कर सकते हैं, उनके स्पाउस इंक्लूसिव है। तो ये सब के सब डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे रिलेटिव के। इनके अलावा कोई भी और होता है, वो रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं कवर होते। मतलब और जो फूफा, मामा, मौसा, मौसी भी रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं। कवर है, मैंने बोला ना, मदर के फादर और मदर के मदर, वो और मदर के पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर, तो वो कवर हो जाएंगे जी। तो मतलब वो दोनों जी, मतलब यदि मदर की बहन है तो उनके पति भी, मतलब मौसा भी शामिल होंगे। मैंने कहा ना, उनके स्पाउस भी कवर है। मदर है, मदर की सिस्टर दे सकती हैं, उनके हस्बैंड भी दे सकते हैं। जी। सर एक स्टूडेंट है, उसको अच्छी पढ़ाई के लिए मान लीजिए कुछ वजीफा मिला, छात्रवृत्ति मिली, और इसके अलावा कुछ और भी स्कूल की तरफ से गिफ्ट मिला, या इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्समैन को देखें, उनको जो गिफ्ट और कैश प्राइज मिलता है, इस साथ ही साथ अगर किसी प्रोफेशनल की बात करें या जो लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, उनको जो सम्मान पुरस्कार और जो कैश में रकम राशि मिलती है। एक एग्जांपल इसमें दे देते हैं, जो अभी एशिया कप हुआ उसमें अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज के तहत एक गाड़ी गिफ्ट की गई, वो विदेश में थी। तो इन केसेस का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है कि विदेश में अगर कोई गिफ्ट मिला, आप इंडिया में लेकर आ रहे हो, या फिर यहाँ आपको एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ प्रोफेशनल आपको या एज अ स्टूडेंट कोई गिफ्ट या कैश मिल रहा है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? देखिए सर, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसमें दो बातों को अलग अलग करके बात करते हैं। पहला पार्ट ये है कि किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या ऐसे लोगों से गिफ्ट मिला स्टूडेंट को। देखिए सर, इनकम जो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो सेक्शन 1023 में कवर होती है इनकम टैक्स में, या सेक्शन 12A में कोई ट्रस्ट एसोसिएशंस होती है, उसमें रजिस्टर्ड होती है। ऐसे लोग कोई गिफ्ट देते हैं ना, मिलने वाले को एग्जम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। दोबारा में होता है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ गिफ्ट करते हैं जो ऑथराइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं,
जिनको इनकम टैक्स ने ऑथराइजेशन दे रखी है, ऐसे लोगों से अगर किसी स्टूडेंट को किसी को गिफ्ट मिलता है, वो सब के सब एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इस पे कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा। अब आपका क्वेश्चन है कि अगर जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं या प्रोफेशनल लोग हैं जो इंडिया के बाहर जाके, जैसे आपने एग्जांपल दिया अभिषेक शर्मा, सर वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, उनको प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई गिफ्ट मिला है, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनल लेवल पे उन्होंने स्पोर्ट्स किया है, गेम खेला है, उसके एवज में मिला है। तो इस केसेस में ये सब के सब टैक्सेबल होते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विसेज दी गई है, ऑन अकाउंट ऑफ दैट ये मिला है। एग्जाम्पल में दूसरी बात करूं, जैसे आपने कहा सिंगर है, अगर कोई सिंगर आके किसी इंडिया के अंदर ही सिंगर कोई परफॉर्म करता है और उसको जो फीस के अलावा कई बार लोग फीस कम और उपहार ज्यादा दे देते हैं, तो वो जो उपहार एक गिफ्ट दे रहे हैं वो भी टैक्सेबल बिजनेस हेड में है। मैं एग्जांपल दूसरा भी दे सकता हूँ इसमें, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने आपको सब चीज दी, आपने बोला कि सर आप एक काम करो, पैसे मत लो, आपने मुझे एक कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, तो दैट इज ऑल्सो माई इनकम, मेरे बिजनेस इनकम के क्योंकि दो बातें समझनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल गिफ्ट मिलता है किसी को तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लगता है, लेकिन प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई गिफ्ट मिलता है तो अदर सोर्सेज में नहीं, पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन कैटेगरी में आके टैक्स लगेगा। तो आपके एग्जांपल में जो अभिषेक शर्मा जी को मिला हुआ है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर टैक्स होगा, ना कि गिफ्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा अदर सोर्सेज। तो इसका मतलब हुआ कि जो जैसे दिवाली आने वाली है सर, तो जो एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट बोनस वगैरह दिए जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा? और दिवाली पर हम ये भी देखते हैं कि कुछ नजराना भी दिया जाता है कई लोगों को अलग तरीके से, हालांकि कुछ खुल के देते हैं, कुछ दबे छुपे तरीके से देते हैं, तो उसको कैसे माना जाएगा? सर देखिए, दबी छुपे वाली तो बात छोड़ देते हैं, जो ओपनली बात करते हैं, ठीक है। देखिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एक रिलेशन है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट क्यों देता है? अच्छा परफॉर्मेंस करे, उसको मोटिवेट करने के, बिकॉज ऑफ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगर उसको हटा दो एम्प्लॉय की कैटेगरी से, क्या एम्प्लॉयर फिर भी गिफ्ट देता है? नहीं। तो ये सैलरी का पार्ट बन जाता है। जैसे सैलरी मिल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, कोई बाईपास कर सकता है इस सैलरी की बजाय। सपोज करो एक एम्प्लॉय है, उसको कार खरीदना है, एम्प्लॉयर कहता है जी मैं तुझे कार गिफ्ट कर देता हूँ, तो इनकम टैक्स को उस एम्प्लॉय की इनकम तो बनी नहीं, तो वो बचा सकता है ऐसा। तो एक्चुअली अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट करता है 5,000 से ज्यादा, तो वो सबके सब एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी और इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्स लगेगा। लाइक जैसे उनको सैलरी मिलती है, उसकी वैल्यू उसके अकाउंट में जाके उसकी सैलरी में इनकम ऐड होके उस पे जो टैक्स बनता है वो टैक्स लिया जाएगा उससे। ओहो, जैसे कि सर हम खबरें पढ़ते हैं, जैसे दिवाली का मौसम है, हमने कई बार हमने खबरें पढ़ी है, बनाई हैं कि सूरत का कोई हीरा कारोबारी है, वो अपने सारे एम्प्लॉइयों को मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया, तो किसी दिवाली वो मारुति कार दे देता है, किसी दिवाली वो महंगे मतलब जेवरात देते हैं। तो ये सब क्या एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ता है इन सब पर? सर ये लाइक ये परक्विजिट की तरह ट्रीट होता है सर। ये जैसे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया ना सर, ये सब के सब टैक्स लगते हैं। 5,000 से ऊपर की वैल्यू जितनी भी दी जाएगी, 5,000 तक तो छोड़ के, इसके ऊपर चाहे आप फ्लैट दे दिए, आपने कहा ज्वेलरी दे दी, आपने कहा कार कई बार दे देते हैं, ये सब के सब उसकी सैलरी में जुड़ जाके और उसपे जो टैक्स बनता है वो टीडीएस काट ली जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा। क्योंकि जैसे नॉर्मल बेनिफिट दिया जाता है, चाहे वो वोकेशन ऑफ द दिवाली दे या किसी और मौके पे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब के सब जितना बेनिफिट है उसकी वैल्यू एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगी और उस पर टैक्स काट लिया जाएगा, टीडीएस काट के तब एम्प्लॉयर देता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो फ्लैट दे या कुछ भी और दे। जी अच्छा, इसमें एक चीज बताएं सर, जैसे गिफ्ट प्राप्त करने के प्रूफ, जैसे हम बोलेंगे कि हमें गिफ्ट में मिला है, तो गिफ्ट प्राप्त करने के क्या कोई प्रूफ भी रखने होंगे, दस्तावेज रखने होंगे? क्या गिफ्ट डीड बनाना जरूरी है? और गिफ्ट डीड बनाना जरूरी है तो गिफ्ट डीड की टाइमलाइन क्या है, कितने दिन में गिफ्ट डीड बनवा के रख लें? देखिए सर, आपने मुझे छोटी सी बात बताइए।
अगर मैंने कहा कि किसी को पैसा मिला, बोलेगा जी गिफ्ट मिला रिलेटिव से, हाँ वो तो आराम से बोलेगा रिलेटिव से गिफ्ट, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे जस्टिफाई करेगा? अच्छा इसलिए इनकम टैक्स को जस्टिफाई करने के लिए मुझे एविडेंसेस रखने पड़ेंगे। वो एविडेंसेस क्या है? जैसे आपने एग्जांपल लिया, नाम ने गिफ्ट डीड। अगर आपने किसी ने बड़ी चीज अगर गिफ्ट कर रहा है, देखिए छोटी मोटी चीजों के 50,000 रुपए तक वैसे भी रिलेटिव से भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन आप बड़ी फिगर कर रहे हो, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि प्लॉट या लैंड उन्होंने गिफ्ट किया, गिफ्ट करने के लिए गिफ्ट डीड चाहिए ना सर। नहीं, जैसे भतीजे को मान लिया जाए कि वो कॉलेज पास किया, उसको आपने एक मोटरसाइकिल भतीजे को गिफ्ट कर दी, हाँ तो गिफ्ट, हाँ तो वो मोटरसाइकिल वो क्या गिफ्ट डीड बनाना पड़ेगा? बिल्कुल सर। आप कैसे पता लगेगा सोर्स पैसे कहां से आए? आपने चाचा ने भतीजे को मोटरसाइकिल गिफ्ट की, इस बात का एविडेंस रखना पड़ेगा ना कि भतीजे के पास ये गाड़ी कहां से आई, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या था, पैसा का सोर्स क्या है। तो सोर्स चाचा ने दिलाया, तो चाचा के बैंक से निकलना भी चाहिए ना। पता आपने बोला जी चाचा ने दिलाया, और चाचा के अकाउंट से पैसे निकले ही नहीं कभी। उस इससे मोटरसाइकिल खरीदी, उसको पैसे कभी मिला ही नहीं चाचा के अकाउंट से, आप प्रूफ कैसे करोगे? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको रखना जरूरी है। जिस बात के लिए आप गिफ्ट की बात कर रहे हो, लेने और देने वालों के सिग्नेचर भी होने चाहिए, प्लस इसके जो क्या नाम है, 2 विटनेस के साथ होने चाहिए कि जब ये गिफ्ट हो रहा था, गवाह भी चाहिए, कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको प्रूफ कैसे करोगे? अच्छा, लाइक सेल होता है जैसे प्रॉपर्टी, वैसे ही गिफ्ट डीड भी होता है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सेल गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी के पास। अच्छा, मतलब यदि जमीन जायदाद है तो उसमें रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी के पास गिफ्ट डीड को रजिस्ट्री कराना होगा, कंपलसरी है सर। अच्छा। आपने जैसे बोला कि कार गिफ्ट किया, मोटरसाइकिल गिफ्ट किया, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं गिफ्ट डीड। आप 100 रुपए की स्टैम्प पेपर लो, उस पे लिखो कि ये चीज गिफ्ट किया, एक्स ने वाई को दिया, जिसने जिसको दिया वो लिख के 2 विटनेस के साथ आप एविडेंस रख लो और बता दो क्या चीज, डिस्क्राइब कर दो क्या चीज दिया। क्योंकि आजकल स्टैम्प पेपर भी ये तो टाइम आता है कब आपने स्टैम्प पेपर लिया है, ठीक है, लेकिन जैसे कैश दिया, कैश का एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैंक से आप किसी को गिफ्ट करो तो आपको डेट और चेक नंबर सब डिटेल पता है, लेकिन कैश के लिए कैसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे जस्टिफाई करेगी आपने कैश गिफ्ट किया है? तो इसके लिए आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के 2 विटनेस के साथ आप उसके केवाईसी वगैरह सब रख लो, कल को कोई आए तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओ, अदरवाइज नहीं कर पाओगे तो गिफ्ट नहीं माना जाएगा और आपकी इनकम पे वो सारी की सारी टैक्स लग जाएगी। तो सर एक सवाल है जिसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो ये कि पेरेंट के माइनर बच्चे के लिए जब उनके बर्थडे पर अगर गिफ्ट दिया जाता है तो क्या पेरेंट की जो गिफ्ट दिया गया है वो उनकी टैक्स लायबिलिटी से उसको छूट मिल जाएगी? दूसरा इसी में जोड़ते हैं, इसको वाइस वर्सा करते हैं सर, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके पेरेंट समझिए कि वर्किंग नहीं है, पेंशन को थोड़ी बहुत मिलती है जो कि टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो बच्चे भरण पोषण के लिए अपने माता पिता को पैसे देते हैं, वो क्या उनकी इनकम से छूट मिल जाएगी अगर बच्चे अपने पेरेंट को वो पैसा दे रहे हैं? और साथ ही साथ इसमें ये भी कि जो बेटी ससुराल जा चुकी है वो अगर अपने मायके में अपनी माता पिता को देती है तो उसका कैलकुलेशन मतलब वो रिलीफ मिलेगी उनको टैक्स देने से या नहीं मिलेगी? देखिए आपने 3 क्वेश्चन पूछे एक क्वेश्चन के अंदर। पहली बात मैं बात करता हूँ कि छोटे बच्चे हैं उनको गिफ्ट मिला है, ठीक है, तो जो छोटे बच्चों को जो गिफ्ट मिला है ना, एक्चुअली मैंने वही बताया कि अगर रिलेटिव से मिला है कि नॉन रिलेटिव से मिला है। अगर रिलेटिव से मिला है तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर नॉन रिलेटिव से मिला है, मोर देन 50,000 मिला है, तो क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं या पेरेंट्स हैं जिनकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि बच्चा डिपेंडेंट है। अगर वो पूरा ऐड होगा, 50,000 से ऊपर की जितनी रकम होगी बैलेंस वो पूरी इनकम ऐड होगी, पूरा 50,000 रुपए, 50,000 1 रुपया भी होगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ 50,000 1 रुपए पूरा ऐड होगा, क्योंकि ये एग्जम्पशन नहीं है कि आप ऊपर वाला टैक्स करो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कवर किया था, ठीक है। तो छोटे बच्चे को आपने अगर गिफ्ट मिला है 50,000 से ज्यादा है और वो डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स के ऊपर है,
उसकी कोई, तो उस केस में जो पेरेंट्स की इनकम है हायर टैक्स में आता हो, हस्बैंड वाइफ में जिसका सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब में होता, उसकी इनकम में जाके जुड़ के इस पर टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे देते हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ, तो उसमें अंदर देखिए वो तो रिलेटिव डेफिनेशन में कवर ऑलरेडी है। ठीक है, मैंने कहा लीनियर एसेंडेंट डिसेंडेंट दोनों कवर हैं। चाहे पेरेंट्स अपने बच्चे को दे, बच्चे पेरेंट्स को दे, तो कोई टैक्सेशन नहीं आएगा, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो बच्चे में चाहे मेल हो या फीमेल हो, जैसे आपने कहा बेटी ससुराल होकर शादी हो गई, तो भी बेटी तो बेटी ही है, रिलेशन खत्म नहीं हुआ। तो वो रिलेशन की वजह से, क्योंकि रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर है, बेटी अपने फादर को गिफ्ट कर सकती है, उसमें कोई टैक्सेशन नहीं आएगा। शादी के बाद भी और शादी के पहले दोनों केस में कोई टैक्सेशन नहीं आएगा। जितनी मर्जी प्रॉपर्टी, गुड्स, कैश कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, कोई टैक्सेशन नहीं आएगा, चाहे वो विदेशों से भी अगर दिया जा रहा हो। सर देखिए, चाहे इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, एक ही बात ध्यान रखना है, देने वाला कौन है। ओके, क्या रिश्तेदारी रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर है या नहीं। अगर रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर है तो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, और रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं है तो टैक्सेबल है। ये तो हुई सर गिफ्ट की बात। दिवाली में हम देखते हैं कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उच्चाधिकारी होते हैं, पेशेवर लोग होते हैं, वकील, आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन लोगों को उनके क्लाइंट भी गिफ्ट देते हैं, और इंडस्ट्रियल क्लाइंट होते हैं। हमने कई बार देखा है कि बड़े बड़े अधिकारियों को उस समय सोने चांदी के जेवरात भी गिफ्ट में दिया जाता है। तो अमूमन माना जाता है कि ऐसे गिफ्ट सब वो टेबल के नीचे वाले होते हैं। तो इसकी भी क्या रजिस्ट्री, मतलब गिफ्ट डीड बनाना पड़ता है? देखिए सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर इनकम टैक्स ने आपके यहाँ किसी का रेड मारते और उसे गोल्ड कॉइन मिलता है, इनकम टैक्स बोलेगा नहीं कि कब खरीदा, कैसे खरीदा, आप क्या जवाब दोगे? प्रूफ है ही नहीं आपके पास। आपने बोला मुझे किसी ने गिफ्ट किया, तो गिफ्ट का एविडेंस दोगे ना सर कि आपको गिफ्ट किसने दिया है। तो सर जैसे भारतीय समाज में होता है क्या, हम आप जैसे गाँवों में हम तो देखते रहे हैं कि गए शहर से ले आए जेवरात खरीद के, शादी के लिए भी कोई रसीद नहीं, एक कच्चा कागज में, सादा कागज में लिख के दे देते थे। सर जब भी लोग, अभी भी लोग जीएसटी बचाने के लिए रसीद नहीं बनवाते। सर ये तो गलत कर रहे जीएसटी हमारा चला जाएगा। वो तो गलत कर रहे हैं ना सर, आप तो बाईपास कर रहे हो सिस्टम को। हाँ, ये नहीं माना जाएगा फिर इनकम टैक्स। प्रूफ कैसे करोगे बताइए सर? एविडेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एविडेंसली कैसे प्रूफ करोगे? क्या आपके पास फोटोग्राफ से देने का, दो लोगों के सामने दिया, विटनेस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कैसे प्रूफ करोगे कि ये मुझे वहां से मिला है? फिर तो मेरे घर में मान लो कि भारतीय समाज में हम लोग देखते हैं कि दिवाली में गए और 2 चांदी का सिक्का खरीद के ले आए 10 ग्राम का। हर दिवाली 2-2 सिक्का लेके आए, तो आपको यदि 20 साल में 40 सिक्के जमा हो गए, तो इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को जवाब देते देते थक जाएंगे। सर एक बात बताइए, जब आप खरीदने जाते हो पैसे पे करते हैं? जी बिल्कुल, बिल होगा हमारे पास। अच्छा, वही दिक्कत होती है भारतीय समाज में कि बिल लेने की परंपरा नहीं है, ना ही मांगते हैं, ना सामने वाला देता है। प्रूफ कैसे करोगे सर? बाद में प्रूफ करने के लिए वो बिल काम आएगा, बिल ही होगा जो हमें बचाएगा अपनी इन सब चीजों से। तो आपके पास इनवॉइसेस होना जरूरी है। आपको प्रॉपर तरीके से इनवॉइस रखोगे देन आप सेफ हो। और एक चीज और बता दूं, इसमें क्या है कि इंडिया के अंदर, जैसे आपने कहा कि ये चलन है गोल्ड और ज्वेलरी देने का शादी ब्याह में, कैसे पता लगेगा कि इतनी ज्वेलरी वहां मिली नहीं मिली? मैं बोलूंगा शादी के समय मिला है, गिफ्ट है, उसमें रिकॉर्ड नहीं होता। तो देखिए ऐसा है, आजकल जब शादी होती है सबके लिस्ट बनते हैं, कुछ एविडेंसेस होते हैं, दोनों पार्टियां साइन भी करती हैं, वो एविडेंस होता है कि शादी में क्या क्या मिला, और उसके आजकल फोटोग्राफ्स भी बनते हैं क्या क्या मिला। अगर आपने ध्यान दिया हो इस चीज को, आजकल बड़ा कॉमन सी बात है। नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा हो गया है कि लेकिन आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो 500 ग्राम तक ज्वेलरी आपके लिए एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एक फीमेल के ऊपर। सपोज करो कि आपको कोई बिल की जरूरत नहीं है, कोई कुछ जरूरत नहीं है, अगर आपके पास 500 ग्राम तक ज्वेलरी मिलती है। अच्छा, 500 ग्राम। अगर मेल है तो 100 ग्राम। फैमिली में आप जोड़ लीजिए, जितनी फैमिली में लोग हैं, अगर मान लो 3 फीमेल हैं तो 500 ग्राम जोड़ लीजिए, 1500 ग्राम तक आप रख सकते हैं ज्वेलरी विदाउट एनी एविडेंस। शादी में दिया वो सब मान लेंगे।
और पर मील 100 ग्राम तक अलाउ है। ठीक है, तो दिस इज ए सॉल्यूशन जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी है, जी। अक्सर देते रहते हैं, उसको ध्यान रखकर सरकार ने ये विंडो दिया हुआ है सर। ये बड़ी शानदार गोल्डन टिप दी सर। हम चाहेंगे कि समअप करते हुए इस वीडियो में आप बताएं गिफ्ट देने वालों के लिए और गिफ्ट लेने वालों के लिए क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे किसी भी तरह के पचड़े में उनको ना फंसना पड़े। सर देखिए, गिफ्ट कभी भी किसी से लो, नॉन रिलेटिव से खासकर, तो आप ना सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखो, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करो, क्योंकि नॉन रिलेटिव आपको गिफ्ट क्यों दे रहा है, कुछ ना कुछ रीजन होगा, हर किसी को गिफ्ट नहीं देता। तो आप जब भी कोई गिफ्ट मिल रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करना है मुझे लास्ट में, तो आप उसको डॉक्यूमेंट पे लें, उसकी केवाईसी लें, कौन है, रिलेशन क्या है, उसके एविडेंस होने जरूरी है। जब भी कोई नॉन रिलेटिव करो तो उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले लो। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी को दिया गया है, चाहे जिससे भी ले रहे हो, चाहे रिलेटिव या नॉन रिलेटिव, ट्राई टू कीप एविडेंस। ये ध्यान रखें, एविडेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि कभी भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन तो हो गई, पर नॉन रिलेटिव से बिना रीजन गिफ्ट मत एक्सेप्ट करें, बिना रीजन। क्योंकि आप क्यों दे रहा है कोई गिफ्ट, आजकल कई बार होता है किसी के अकाउंट में कोई पैसे आ जाते हैं, गेमिंग के कुछ लोग गलत तरीके से आ जाते हैं, फिर वो लीगल पचड़ों में फंस जाते हैं। तो बिना रीजन से कभी किसी के अकाउंट से कभी भी, बिना आप जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, अनवांटेड मनी कभी अपने अकाउंट में रिसीव ना करें। ये भी एक है। और जिससे भी गिफ्ट लें, लिख के लें, उनसे कहें कि लिख के दो गिफ्ट, फोटो खिंचवा लें लेते हुए। देखिए सर, कुछ ना कुछ एविडेंस आपको देने पड़ेंगे। कल कोई डिस्प्यूट हुआ तो आप कोर्ट में तो जाओगे सर। ठीक बात। इनकम टैक्स के जो कोर्ट है, ITAT या कमिश्नर अपीलेट इनकम टैक्स, उनके पास जाके बताओगे ना सर, ऑफिसर ने गलत किया, देखो मेरे को गिफ्ट है, वो क्या देखे, कोई आपके बैक में जाके तो देख नहीं रहा किसने दिया, वो तो आपको डिसाइड करना है, एविडेंस, फोटो, कुछ ना कुछ तो देना ही है कि सर देखो शादी के समय मिला है, या ये मेरे रिलेटिव है, इनसे मिला। जी बिल्कुल सर। तो गिफ्ट लेना अच्छा कितना लगता है, लेकिन उसके कितने सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये भी बात जरूरी था। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए कमलेश सर ने सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई सवाल छूट गया है तो कमेंट करके आप अपनी बातों को जरूर रखिएगा। लास्ट में मैं शशि जी से कहूंगा कि इस वीडियो का समापन करें। हमने तो इसीलिए दिवाली जैसे त्योहार पे हमने चुना है, क्योंकि गिफ्ट लोग खूब देते भी हैं, लेते भी हैं। तो आप चाहते हैं कि जिनको गिफ्ट दे रहे हैं वो कानूनी पचड़े में ना पड़े, तो आप गिफ्ट डीड बना के दें, या आप उनसे लिख के ले लें, भैया हम ये गिफ्ट लाइए, अब मेरा गिफ्ट दीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।